हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट सेकंड। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹500। आप फोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है studycommerce.net। यहाँ क्विजेज सेक्शन में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी कॉमर्स और यूपीएचईएससी से रिलेटेड क्विजेज मिल जाएंगे, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज की डिटेल्स और वीडियोस भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, द आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947। दूसरा है, आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948। थर्ड है, द आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 टू दिसंबर 1975। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, द आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट। द आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 टू दिसंबर 1975। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कभी भी बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक नहीं रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट है द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में रिकमेंडेशन दी गई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है 1937 से। इसके पहले ये कोलकाता में था। इसका नेशनलाइजेशन हुआ है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है और एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्रेडिट और करेंसी सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, इंडिया का, उसको ऑपरेट। दो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947। अप्रैल 1947 तक आरबीआई बर्मा का सेंट्रल बैंक रहा है। बर्मा यानी आज के टाइम में हम म्यांमार नाम से जानते हैं। आरबीआई ने वर्क किया एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948, तब तक जब तक पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो नहीं बना दिया गया था। तो दो चीजें हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा रहा है अप्रैल 1947 तक और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान रहा है जून 1948 तक। बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक कभी भी आरबीआई नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद द इफेक्ट फ्रॉम 1998, 1995, 2001 या 2005। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1995 में। इसके बाद ये रिवाइज हुआ था 2002 में। इसके बाद 2006 में। जो करंट स्कीम लागू है वो है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, जिसको रिसेंटली 1 जुलाई 2017 को अमेंड किया गया था। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होता है? कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको रिजॉल्व करता है। कैसी कंप्लेंट्स हो सकती हैं? तो बैंक्स के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर कस्टमर उनसे खुश नहीं है या उसे कोई समस्या होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो उस कंप्लेंट को सुलझाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन को रखा जाता है। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के 22 रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया में। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन हो सकता है? तो ये कोई चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर रैंक का व्यक्ति हो सकता है। एक या एक से अधिक ऑफिसर्स को बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया जा सकता है। और जो भी फंक्शन इस स्कीम के अंदर बताई गई है, जिसके लिए इसे बनाया गया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन को उसको पूरा करना होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन की जो अपॉइंटमेंट होती है वो 3 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं की जाती है। इसके अलावा जो आरबीआई गवर्नर होते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन हर साल 30 जून को एक रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नर के पास, जिसमें साल भर में ऑफिस में क्या क्या चीजें हुई हैं इसके बारे में एक जनरल रिव्यू उसको देना होता है। और आरबीआई द्वारा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो भी इस रिपोर्ट में दी जाती है। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सभी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को आप कह सकते हैं, या बैंकिंग ओम्बड्समैन को हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड लेयर है।
यानी फर्स्ट लेयर कौन होता है? बैंक होता है। कंज्यूमर की कोई भी ग्रीवांसेस है, कोई भी कंप्लेंट है, तो उसको सबसे पहले टैकल करने का काम किसका है? बैंक का है। अगर बैंक के द्वारा जो कंप्लेंट है उसको जो रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है या रिजॉल्व किया गया है, अगर पार्टी उससे खुश नहीं है तो 1 साल के अंदर अंदर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकती है। यानी कोई भी कंप्लेंट होगी तो सबसे पहले उसको बैंक टैकल करेगा। अगर बैंक नहीं कर पाता है तब ये जो है ओम्बड्समैन के पास जाता है। कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन से। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड, इसमें इंटरनेट बैंकिंग और अदर सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि अगर डीले होता है या नॉन पेमेंट होता है चेक का, ड्राफ्ट का या बिल का, तो कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा अगर स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स हम बैंक में देते हैं और उसका नॉन एक्सेप्टेंस किया जाता है या कमीशन चार्ज किया जाता है तो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कॉइन्स लेने से मना किया जाए तो कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पेमेंट में डिले होता है तो उसके लिए कंप्लेन की जा सकती है। अगर चेक बनाने में या ड्राफ्ट बनाने में देने में डिले होता है या फेलियर होता है इशू करने में तो कंप्लेन की जा सकती है। वर्किंग आवर के अंदर अगर काम नहीं किया जा रहा है या बैंक्स जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जैसे लोन या एडवांसेस, इसको प्रोवाइड करने में डिले हो रही हो या फेलियर हो रहा हो तो भी कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा अगर अकाउंट्स ओपन करने के लिए मना किया जाता है, कई बार चार्जेस लगाते हैं कस्टमर्स पर, अगर उसके लिए एडिक्वेट प्रायर नोटिस नहीं दिया गया है कंज्यूमर को और चार्जेस काटे जा रहे हैं तो इसके लिए भी कंप्लेन की जा सकती है। कई और चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि अगर हम एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे हमारे साथ कोई समस्या होती है, पैसे की कोई गमन होती है या एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे लिए जा रहे हैं, इस तरीके की कोई समस्या है तो कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा आरबीआई ये जो चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, यानी कौन कौन से मैटर पे कंप्लेंट हो सकता है, आरबीआई से टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? इशू ऑफ बैंक नोट्स, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है या एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि नोट्स को इशू करता है। जितनी भी डिनोमिनेशंस होती हैं उन सब के नोट को ये इशू करता है, चाहे 10 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, 200 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो। इन सभी डिनोमिनेशंस के जो नोट्स होते हैं उसको आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट ₹1। ₹1 का जो नोट होता है वो आरबीआई इशू नहीं करता है बल्कि फिनांस मिनिस्ट्री इशू करती है। यहाँ पे याद रखें, जो बाकी डिनोमिनेशंस हैं जिनको आरबीआई इशू करती है उस पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, जबकि 1 रुपए के नोट पर साइन होता है फिनांस सेक्रेटरी का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कैश रिजर्व जितने भी होते हैं कमर्शियल बैंक्स का, उसका कस्टोडियन आरबीआई होता है। आरबीआई के पास पैसे रखे जाते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। थर्ड, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक, यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन एडवांस करना, लोन्स देना पब्लिक को, ये काम होता है आपका कमर्शियल बैंक्स का। कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती हैं, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। फोर्थ है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई कंट्रोलर है क्रेडिट का, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन मेथड्स का इस्तेमाल करके क्रेडिट कंट्रोल करती है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सारे मेथड्स हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के। क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब है कि इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इज। कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है? पहला है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और चौथा है आईडीबीआई बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर के केस में ये 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। एपेक्स इंस्टीट्यूशंस इनमें से है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं।
कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जान लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि इनके मेंबर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं, और मेंबर्स ही इस बैंक के कस्टमर भी होते हैं। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड है अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इनका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और ये गवर्न होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 के द्वारा। कोऑपरेटिव बैंक्स वेरियस जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराती हैं। इनका मेन प्रिंसिपल होता है कोऑपरेशन करना, म्यूचुअल हेल्प करना। तो जो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर है ये दो भाग में डिवाइड किया गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है ये सिंगल टीयर सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनको हम यूसीबीज यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। दूसरा है रूरल क्रेडिट सिस्टम, ये पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया जाता है और इसका मल्टी टीयर स्ट्रक्चर होता है। तो आपने देखा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को दो भाग में डिवाइड किया गया, अर्बन और रूरल। इसके बाद रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तीन बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये विलेज लेवल पर काम करती है और बेसिक होती है। दूसरा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। और थर्ड और मेन है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि हर स्टेट्स में होते हैं और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है ये चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये जो फार्मर्स होते हैं इनसे संबंधित होती है, इन्हें एज अ मेंबर बनाती है। नेक्स्ट है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ये दो टीयर होता है। पहला है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसएलआर रेशियो ऑफ अ बैंक। पहला ऑप्शन है रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा है अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द बैंक विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज। थर्ड है अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स। फोर्थ है अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट विद फॉरेन बैंक्स। तो एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स को जो उनका टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट असाइड रखना पड़ता है बिफोर प्रोवाइडिंग लोन। लोन देने से पहले उनको कुछ अमाउंट असाइड रखना पड़ता है डिपॉजिट का, जो रेशियो तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उस रेशियो में जो ये अमाउंट होता है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1930, 1999, 1945 या नन ऑफ दीज। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मतलब है बीआईएस, ये स्टैब्लिश हुआ था 17 मई 1930 में। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। बीआईएस को हम कह सकते हैं कि ये है बैंकर ऑफ सेंट्रल बैंक्स। बीआईएस का मेन मिशन है सेंट्रल बैंक्स की फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ये कैसे आ सकती है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा। 63 सेंट्रल बैंक्स बीआईएस के मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है बेजल, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज। पहला है एसेट फाइनेंस कंपनी, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, फॉरेन ट्रेड कंपनी। इसके बारे में जान लेते हैं पहले। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 या प्रेजेंट एक्ट आप कह सकते हैं 2013 इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस, शेयर के एक्विजिशन, स्टॉक, बॉन्ड, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस और चिट फंड के बिजनेस में इंगेज्ड होती हैं। ये कभी भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या गुड्स एंड सर्विसेज की सेल या परचेज या इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, इसके बिजनेस में इंडल्ज नहीं होती हैं। एनबीएफसीज रेगुलेट होते हैं आरबीआई के द्वारा। आरबीआई एक्ट 1934 के चैप्टर 3B में डायरेक्शंस दिए गए हैं एनबीएफसी और उसकी वर्किंग से रिलेटेड। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के टाइप्स देख लेते हैं। पहला है एसेट फाइनेंस कंपनी, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज और एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ये सारी टाइप्स हैं नॉन बैंकिंग कंपनीज के। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन बैंकिंग कंपनीज इनमें से कौन कौन सी है? तो एसेट फाइनेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोन कंपनी है। फॉरेन ट्रेड कंपनी नहीं है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलापति राव कमिटी was constituted for restructuring for स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया या रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। तो छलापति राव कमेटी को आरआरबीज की रिस्ट्रक्चरिंग और रिवाइवल के लिए बनाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग इज, पहला है यूज टू रेट बोरोवर्स व्हाइल गिविंग एडवांसेस, दूसरा है यूज टू वर्क आउट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सीलेंट ऑडिट रेटेड ब्रांचेस या नॉट यूज्ड इन द बैंक्स। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग इवैल्यूएशन है क्रेडिट रिस्क का, जो कि डेटर से एसोसिएटेड है। डेटर इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कंपनी हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है। ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है कि एक डेटर कितना पैसा पे बैक कर सकता है और कितना चांस है उसका डिफॉल्ट होने का। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेती हैं डेटर से और उसके आधार पर क्रेडिट रेटिंग बनाई जाती है और प्रिडिक्ट किया जाता है डेटर की पे बैक कैपेसिटी को। बैंकर्स या जो लेंडर्स होते हैं, ये इस क्रेडिट रेटिंग को देख करके ज्यादातर लोन्स को अप्रूव करते हैं। अगर गुड क्रेडिट रेटिंग है तो लोन्स अप्रूव होंगे, लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर खराब है, बैड है, तो ये इंडिकेट करता है कि पे बैक कैपेसिटी नहीं है डेटर में, और इसलिए बैंकर्स और लेंडर्स ऐसे लोगों को लोन्स देने में हिचकिचाते हैं या लोन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस रीजन से जो अल्टरनेटिव्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कि इवैल्यूएट और एसेस करती है किसी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन की क्रेडिट वर्दिनेस को। सिंपल भाषा में जो डेटर है, जो व्यक्ति है, ये देखा जाता है कि अगर वो लोन लेता है तो उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है और कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का ये काम होता है, या इसके पास ये पावर रिजर्व्ड होती है कि कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा, और इन एजेंसीज का रेगुलेशन भी सेबी के द्वारा किया जाता है। क्रिसिल लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि 1987 में सेटअप की गई थी। ये यूएसए, यूके, पोलैंड, हांगकांग, चाइना, अर्जेंटीना, इन सब में भी है, इंडिया के अलावा। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, यूज्ड टू रेट बोरोवर्स व्हाइल गिविंग एडवांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है या कंज्यूमर की स्पेंडिंग है, उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है? फिस्कल पॉलिसी द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी द्वारा या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा जो आरबीआई है वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स और कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग्स हैं, कंजम्पशन है, इस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के कई इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा जिनको बनाया गया है ताकि जो फ्लो ऑफ मनी है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।